लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी एक यात्रा लेकर निकले हैं और यात्रा के दौरान राहुल गांधी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी यात्रा से वो पीएम मोदी को टक्कर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इंडी गठबंधन के साथियों को तो राहुल गांधी पर भरोसा नहीं है। ऐसे में वो बीजेपी और पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करेंगे। राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने के साथ ही फ्लॉप साबित हो रही है, क्योंकि लोगों का समर्थन मिलना तो दूर, पार्टी के नेता ही इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। और अब तो ममता बनर्जी और केजरीवाल भी समझ गए हैं कि कांग्रेस के साथ जाने से उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। तभी तो टीएमसी ने बंगाल और आप ने पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस की यात्रा से जो खबर आई है उसके मुताबिक राहुल गांधी बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब कांग्रेस की लाचारी साफ दिख रही है। राहुल की यात्रा के दौरान कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद कांग्रेस की नींद उड़ गई है और पार्टी के नेता डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक बुरी खबर आई है। इस खबर में आगे राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के बारे में बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में कि कैसे विपक्ष में मच गई है भगदड़। तो बने रहिए खबर में अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। राहुल गांधी कांग्रेस के साथ लोगों को जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। देश के लोग कांग्रेस के साथ तो जुड़ नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस के नेता ही राहुल गांधी के किए कराए पर पानी फेर रहे हैं। ऐसे में राहुल को कांग्रेस के भीतर भी एक यात्रा निकालने की जरूरत है। पंजाब में कांग्रेस की मुसीबत पार्टी के ही नेता नवजोत सिंह सिद्धू बढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सिद्धू ने सोच ही लिया है कि वो कांग्रेस की लुटिया डुबो कर ही मानेंगे। कांग्रेस के बीच की अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी अभी बीते चुनावों में इसी अंदरूनी कलह की वजह से तीनों हिंदी हार्टलैंड राज्य गंवा चुकी है। लेकिन अभी कांग्रेस तो समझ ही नहीं आ रहा कि एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें और पार्टी को मजबूत करें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पंजाब की कलह ने कांग्रेस को परेशान कर दिया है। पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के तेवर नरम नहीं पड़ रहे, तो दूसरी तरफ उनके और कांग्रेस की पंजाब इकाई के प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग के बीच तकरार भी जगजाहिर है। तो वहीं सिद्धू गुट ने भी कांग्रेस को करारा जवाब दिया है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए व्यक्तिगत रैलियां कर रहे हैं और इसी को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजा वंडिंग का बयान भी सामने आया था। उन्होंने कहा था कि गलती करेगा अगर कोई तो उसे पार्टी से बाहर निकाल दिया जाएगा। व्यक्तिगत रैलियां करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग के बीच राजा वंडिंग ने किसी का नाम लिए बिना यह भी कहा था कि कोई भी पार्टी से ऊपर नहीं है। वंडिंग ने टिप्पणी पटियाला में पत्रकारों से बात करते हुए की, जहां पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी देवेंद्र यादव आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पटियाला संसदीय सीट के पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। सिद्धू की ओर से की जा रही रैलियों पर एक सवाल का जवाब देते हुए वंडिंग ने कहा है कि जो कोई गलती करेगा या जो गलती कर रहा है उसे पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा। जो भी पार्टी में अनुशासनहीनता करेगा उससे न केवल नोटिस भेजा जाएगा बल्कि उसे बाहर का रास्ता भी दिखा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी से ऊपर नहीं है। जो कोई भी कुछ कराना चाहता है वो कांग्रेस के चिन्ह के बिना और कांग्रेस के मंच के बिना कर सकता है। वहीं सिद्धू की 21 जनवरी को मोगा में हुई रैली से नाराज प्रदेश प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग ने तीनों नेताओं महेशेंद्र सिंह, उनके बेटे धर्मपाल और पूर्व मंत्री दर्शन सिंह बराड़ को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है, जिससे माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। मोगा में जहां सिद्धू की रैली की मेजबानी महेशेंद्र की ओर से की गई थी, वहीं अब नोटिस से नाराज दर्शन सिंह बराड़ ने अपने हलके बाघा पुराना में सिद्धू की रैलियां कराने का ऐलान कर दिया है। मतलब दर्शन सिंह बराड़ ने राजा वंडिंग को कार्रवाई करने की खुली चुनौती दे दी है। बता दें आपको कि पंजाब कांग्रेस में अंदरूनी कलह पिछले महीने तब सामने आई थी जब सिद्धू ने पार्टी की प्रदेश इकाई से परामर्श किए बिना रैलियां आयोजित करना शुरू कर दिया था। कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी नेतृत्व से सिद्धू पर लगाम लगाने को कहा था, लेकिन फिर भी सिद्धू गुट पीछे हटने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान बड़ी बड़ी बातें करते हैं। राहुल गांधी तो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे कांग्रेस 300 सीटों जीतने वाली हो, लेकिन असलियत क्या है इसका खुलासा हो गया। और इसका खुलासा राहुल गांधी के करीबी नेता जयराम रमेश ने ही कर दिया कि राजनीतिक रूप से कांग्रेस की हैसियत क्या है। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस कांग्रेस के लिए मजबूरी बन चुका है। एक समय था जब कांग्रेस की रणनीति थी कि अकेला चलो, लेकिन आज कांग्रेस राजनीतिक रूप से इतना बेबस और लाचार हो चुका है कि उसे एक क्षेत्रीय दल के सामने हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं। कांग्रेस को पता है कि अकेले उसके बस की बात नहीं है बीजेपी और पीएम मोदी की मजबूत राजनीतिक छवि से लड़ना। पीएम मोदी के पास नीति और राष्ट्रवादी सोच है, तो कांग्रेस के दामन में तुष्टिकरण से लेकर भ्रष्टाचार के दाग हजार हैं।
तभी तो जैसे ही ममता बनर्जी ने तेवर दिखाए वैसे ही कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के सामने घुटनों पर बैठ गई। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस और राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया। इंडिया अलायंस को बड़ा झटका देते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अकेले लड़ेगी। ममता बनर्जी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस में किसी से बात नहीं की है। दीदी के सख्त तेवर देखते हुए कांग्रेस के पसीने छूटने लगे और अब कांग्रेस के नेता डैमेज कंट्रोल मोड में हैं। कांग्रेस पार्टी के महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि वो ममता बनर्जी के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। असम के बारपेटा में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, बीजेपी को हराने के लिए हम कुछ भी करेंगे। राहुल गांधी ने साफ कहा कि ममता जी और टीएमसी इंडिया गठबंधन के बहुत मजबूत स्तंभ हैं। हम ममता जी के बिना इंडी गठबंधन की कल्पना नहीं कर सकते। इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगाल में भी गठबंधन की तरह ही लड़ेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बीच जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने कई बार घोषणा की है कि सभी इंडिया गठबंधन दलों को भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। इससे पहले टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इंडी गठबंधन को बड़ा झटका देते हुए कहा कि मेरी कांग्रेस पार्टी से कोई भी चर्चा नहीं हुई। मैंने हमेशा कहा है कि बंगाल में हम अकेले लड़ेंगे। मुझे इसकी चिंता नहीं है कि देश में क्या किया जाएगा, लेकिन हम एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं और बंगाल में हम अकेले ही बीजेपी को हराएंगे। उनकी ये टिप्पणियां तब आई हैं जब एक दिन पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम में कहा था कि सीटों के बंटवारे पर तृणमूल कांग्रेस के साथ बातचीत चल रही है, लेकिन राहुल गांधी के बयान के ठीक बाद ममता बनर्जी ने पत्रकारों से कहा कि मैंने सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस में किसी से बात नहीं की है। मतलब ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को भी एक्सपोज कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि ममता बनर्जी से सीटों बंटवारे पर बात चल रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस से बात की ही नहीं। इंडिया अलायंस में कांग्रेस जिस तरह से बेबस दिख रही है वो पीएम मोदी को मनोवैज्ञानिक जीत वैसे ही दे देती है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। राहुल गांधी कांग्रेस को मजबूत करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन राहुल की यात्रा के बीच कांग्रेस को झटके पर झटका लग रहा है। जैसे बयान सामने आ रहे हैं उसको सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया अलायंस अर्थी पर तो लेट ही गई है, बस आग लगा देनी बाकी रह गई है। लोकसभा चुनाव से पहले जिसका डर था वही हुआ। कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही बिखर गई। ममता बनर्जी ने पहले बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसके कुछ देर बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने की औपचारिक पुष्टि कर दी। जिस तरह से सीट शेयरिंग में देरी हो रही थी, इसकी आशंकाएं बढ़ती जा रही थी। ये विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका है। ममता और केजरीवाल का यह फैसला विशेष रूप से कांग्रेस नेतृत्व की धड़कनें बढ़ाने वाला है, क्योंकि अब दूसरी सहयोगी पार्टियां भी एकला चलो की राह ढूंढती नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट एक साथ नहीं आना चाहती हैं। एक दिन पहले ही ममता ने कहा था कि अपमान के बावजूद मैंने एडजस्ट किया। उन्होंने इंडी गुट में लेफ्ट कंट्रोल को लेकर चिंता भी जताई थी और अब सीएम ममता बनर्जी ने कह दिया है कि कांग्रेस ने मेरे सभी प्रस्ताव नहीं माने, इसीलिए अकेले लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी के खुद के नेता अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं और राहुल गांधी का मुंह ताक रहे हैं। राहुल गांधी की जो यात्रा है वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं, बल्कि उपद्रव मचाओ यात्रा के रूप में तब्दील होती जा रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस को लगता है कि देश में उनका एकाधिकार है। वो जब चाहे तब देश के कानून और नियमों को ठेंगा दिखा सकते हैं और जब चाहे कानून की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ऐसा ही वो असम में भी करने की सोच रहे थे, लेकिन असम सरकार ने राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं को कानून के अनुसार नाप दिया है। राहुल गांधी को उनकी यात्रा के लिए जो रूट दिया गया था, लेकिन राहुल गांधी बच्चे की तरह जिद पर अड़ गए कि हम तो शहर से जाएंगे, भले ही इस कारण से जनता को कितना ही परेशानी हो। इस बात को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस अधिकारियों के बीच झड़प भी हो गई, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं पर कानून का चाबुक चल गया और हो गया केस। जिसके बाद कांग्रेस के नेता तिलमिला गए हैं और राहुल गांधी भी झल्ला गए कि मेरे ऊपर केस कैसे हो सकता है। राहुल पर केस के बाद कांग्रेस के छूटने लगे हैं पसीने। भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ असम में पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदस्यों की तरफ से हिंसा उकसावे, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान पहुंचाने और पुलिस कर्मियों पर हमले के संदर्भ में राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, कन्हैया कुमार और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धारा 120B, 143, 147, 188, 283
88 427 के तहत केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा उनके खिलाफ पीडीपीपी अधिनियम की धारा 353 लोक सेवक पर हमला, धारा 332 लोक सेवक की ड्यूटी से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और धारा 333 लोक सेवक को ड्यूटी से रोकने के लिए स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना जैसे गैर जमानती आरोपों में केस दर्ज किया गया है। अपने ऊपर केस दर्ज होने के बाद तिलमिलाए राहुल गांधी ने कहा कि सीएम शर्मा देश के सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कंट्रोल करते हैं। उन्हीं के पास सीएम का कंट्रोल है। अगर असम सीएम कुछ भी गृह मंत्री के खिलाफ बोलेंगे तब उन्हें पार्टी से निकाल फेंका जाएगा। राहुल ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी आरएसएस के लोग एक धर्म, जाति, भाषा और प्रदेशों को दूसरे से लड़ाते हैं। वहीं राहुल की यात्रा के दौरान असम में हंगामे और फिर एफआईआर होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने यात्रा पर हमले के आरोप लगाए हैं और ऐसा करने वालों को पुलिस संरक्षण मिलने का भी दावा किया है। खड़गे ने कहा है कि असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को जरूरी सुरक्षा नहीं दी जा रही है। आपको बता दें, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हमले किए जाने के बाद सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने डीजीपी को मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दे दिया था। सीएम शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा था कि मैंने असम पुलिस के महानिदेशक को भीड़ को उकसाने के लिए आपके नेता राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। ऐसे में असम में राहुल और कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई देखकर कांग्रेस अमित शाह के शरण में पहुंची है। लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एक झटके में विपक्ष का गणित बिगाड़ दिया है। विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा कि पीएम मोदी से कैसे मुकाबला करें। पीएम मोदी विपक्ष की सोच से कहीं आगे चल रहे हैं। देश का राजनीतिक माहौल देखकर तो ऐसा लगता है कि देश में फिर से 90 के दशक का दौर वापस आ गया है, जब देश में बीपी मंडल कमीशन और दूसरी तरफ आडवाणी रथ लेकर निकले थे हिंदू वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए। लेकिन उस समय मंडल और कमंडल दोनों अलग अलग खेमे में थे। लेकिन आज के दौर में मंडल और कमंडल दोनों को ही बीजेपी ने अपने पाले में कर रखा है। जहां एक तरफ बीजेपी की सरकार देश के पिछड़े वर्ग को साध रही है, तो वहीं राम मंदिर के सहारे हिंदू वोट बैंक को भी अपने पाले में करने में लगी है। फिर से बीजेपी ने ऐसा राजनीतिक पासा चल दिया है जिससे कि मंडल की राजनीति करने वालों की सांसें फूल गई हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करके हिंदू राजनीति से सर्व समाज को संदेश दिया था। इसके अगले ही दिन मोदी सरकार ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। माना जा रहा है कि इस कदम के साथ ही मोदी ने नीतीश और लालू दोनों के खेमे में खलबली मचा दी है। अभी तक पिछड़ा का दांव खेलते हुए ये दोनों नेता बिहार में अपनी सियासी रोटियां सेक रहे थे। जाति जनगणना के बाद नीतीश कुमार ने पिछड़े समाज की अगुवाई का झंडा बुलंद करने की कवायद शुरू कर दी थी। इससे महागठबंधन को भी एक बड़ी आस बांध रही थी। लेकिन मंगलवार देर शाम केंद्र सरकार ने एक ऐलान से महागठबंधन की आस पर अड़ंगा लगा दिया। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। इसके ठीक बाद पूरे देश में जिस तरह का माहौल उन्हें संकेत मिलता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। मंदिर में जिस तरह से मंगलवार को रामलला के दर्शन के लिए देश के लगभग हर कोने से लोग पहुंचे थे, आलम यह था कि भीड़ को संभालने में पुलिस और प्रशासन के पसीने छूट गए। भीड़ का ये आलम देखकर समझ में आ रहा है कि पीएम मोदी ने देश के लोगों की नब्ज पकड़ ली है। राम मंदिर के दम पर हिंदू जनमानस के साथ साथ आम भारतीय को भी एक अपने पक्ष में करने वाला एक ये अहम कदम है। प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन मोदी सरकार ने एक और बड़ा दांव खेला। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया। इसे इसीलिए बड़ा दांव कहा जा रहा है क्योंकि इससे नीतीश और लालू दोनों की रणनीति पर असर पड़ेगा। आपको बता दें, बिहार में जाति जनगणना के बाद महागठबंधन यहां पर पिछड़ों का अगुवा बनकर खड़ा था। नीतीश कुमार और लालू की सियासत भी इसी वोट बैंक पर आधारित रही है। नीतीश सरकार ने कर्पूरी ठाकुर के नाम को भुनाने के लिए उनके गांव में 3 दिवसीय समारोह भी आयोजित किया है। लेकिन एक दिन पहले ही मोदी सरकार ने इस ऐलान के साथ नीतीश के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इसका असर ये हुआ कि नीतीश कुमार भी मजबूरी में पीएम मोदी को धन्यवाद देने के लिए मजबूर हो गए। सीएम नीतीश ने कहा कि केंद्र सरकार का यह अच्छा निर्णय है। ऐसे में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद अब पीएम मोदी के इस फैसले की हर तरफ वाहवाही हो रही है। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर रोज के रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का पैसा रखने के लिए कुआं खोद रखा है। केजरीवाल के पास जितने भी भ्रष्टाचार का पैसा ले आओ वो भी सब पचा लेंगे।
ऐसा ही लग रहा है केजरीवाल का हाल देखकर, जिस तरह से रोज के रोज भ्रष्टाचार पर नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे शराब घोटाले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे भ्रष्टाचार के कई किरदार सामने आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सत्ता में आने के बाद किसी चीज को सही तरीके से व्यवस्थित की ना हो, लेकिन उन्होंने शायद भ्रष्टाचार को तो सही तरीके से व्यवस्थित कर ही दिया है। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार का ऐसा निराला खेल खेला कि जनता भी हैरान रह गई कि सत्ता परिवर्तन के नाम पर आने वाले लोग ऐसा भी कर सकते हैं। शराब घोटाले में एक और नए किरदार की एंट्री हो गई है, जो केजरीवाल के लिए कथित तौर पर वसूली करते थे। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर घिरी आम आदमी पार्टी सरकार को एक और जांच का सामना करना पड़ सकता है। आरोप है कि एक IAS अफसर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम लेकर अधीनस्थ अधिकारी का शराब कारोबारियों से वसूली का दबाव बनाया। LG VK सक्सेना ने अधिकारी पर FIR का आदेश दिया है। साथ ही गृह मंत्रालय से अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई है। आरोप IAS अधिकारी अमरनाथ तलवड़े पर लगा है, जो अब अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। जिस मामले में LG ने FIR का आदेश दिया है वो 2015-16 का है। तलवड़े तब दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन लिमिटेड में सीनियर जनरल मैनेजर के पद पर थे। आरोप है कि उन्होंने DSCSG के मैनेजर PK शाही, अब रिटायर्ड, पर शराब वेंडर्स से पैसे एकत्रित करने का दबाव बनाया और उन्हें ट्रांसफर की धमकी दी। LG ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक एक्शन तब लिया गया जब दोनों अधिकारियों के बीच टेलीफोन पर बातचीत सामने आई और FSL की जांच में इसे सही पाया गया। FSL की जांच में कहा गया है कि कॉल रिकॉर्डिंग सही है और इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की गई है। बातचीत में कथित तौर पर तलवड़े ने यह भी कबूल करते हुए कहा कि उन्हें DSCSC का चार्ट संभालने के तुरंत बाद शाही से 5 लाख रुपए मिल गए। इस मामले में एक नोएडा निवासी ने 21 मार्च 2023 को सतर्कता निदेशालय को शिकायत दी थी। उन्होंने ऑडियो क्लिप वाला पेन ड्राइव भी सौंपा था। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बातचीत एक IAS अधिकारी और एक इंस्पेक्टर के बीच हो रही है, जो किसी आबकारी मामले में रिश्वत की बात कर रहे हैं। शुरुआती जांच में सतर्कता निदेशालय ने पाया कि कथित IAS अधिकारी अमरनाथ तलवड़े थे और दूसरे अधीनस्थ अधिकारी PK शाही हैं, जिनके बीच बातचीत हुई थी। कथित तौर पर ऑडियो में तलवड़े को 35% कुल वसूली का मांगते हुए सुना जा सकता है। इस पर शाही ने तलवड़े से कहा कि 15% की ही व्यवस्था कर सके, क्योंकि लगातार 2 महीने ड्राई रहे, जब वसूली लगभग शून्य रही। तलवड़े ने अपने अधीनस्थ अधिकारी PK शाही से कहा कि मैंने अरविंद केजरीवाल को 35% का प्रस्ताव दिया। इस पर शाही कहते हैं, मैं आपको 15 से 20% तक दे सकता हूं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये टारगेट मेरे ख्याल से हासिल किया जा सकता है, इससे ज्यादा ले पाना मुश्किल होगा। डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस के चीफ सेक्रेटरी के आदेश पर ऑडियो क्लिप को FSL में जांच के लिए भेजा गया था। अब इस पर जो रिपोर्ट आई है उसमें ऑडियो को सही पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।